नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। तो आज हमारे साथ पैनल जो मौजूद है उसमें निरंजन पोद्दार जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, साथ ही मिथिलेश जानी जी जो कि राजस्थान की पृष्ठभूमि को बाकायदा से समझते हैं, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं निरंजन जी आपके पास आती हूँ। सबसे पहले हम बीकानेर को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सीट वाइज चलेंगे, समय कम होगा, आधे घंटे का डिस्कशन है। बीकानेर एससी के लिए रिजर्व है और बीजेपी की तरफ से अर्जुन राम मेघवाल को, जो कि केंद्रीय कानून मंत्री रह चुके हैं, अच्छी खासी पकड़ है, विधायक रह चुके हैं, क्षेत्र में उनकी पकड़ मानी जाती है। और कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपके हिसाब से कौन समीकरण को साध रहा है और बीकानेर की स्थिति क्या है, आप दोनों के हिसाब से बताइए। देखिए श्रुति जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें बीकानेर के चुनाव की, तो अभी जिस तरीके से आपने अर्जुन राम मेघवाल जी का संक्षिप्त परिचय दिया, इसके अंदर आप एक चीज और जोड़ लीजिए। अर्जुन राम मेघवाल जी पूर्व आईएएस है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी से आए हुए हैं राजनीति के अंदर। और जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव के अंदर भी उनकी एक बहुत अच्छी धमक दिखाई दे रही थी, और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के अंदर भी अर्जुन राम मेघवाल जी सदा लोगों के बीच में रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो इस तरीके से आप ये मान के चलिए, अर्जुन राम मेघवाल जी निश्चित रूप से राजनीति के अंदर वहां पे उनकी एडवांटेज है। लेकिन अगर गोविंद राम मेघवाल की बात करें तो उनका भी अभी आप ये मान के चलिए, जिस तरीके से वो पसीना बहा रहे थे या जिस तरीके से जनता के साथ कनेक्ट कर रहे थे, गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहे थे, तो उनको भी आप हल्का नहीं मान सकते। यानी कि आज की तारीख में अगर हम बात करें तो चुनाव बड़ा दिलचस्प है, और इसको आप एक तरफा चुनाव किसी का भी नहीं कह सकते। हाँ, एज की बात करें तो एज मेरे हिसाब से गोविंद राम मेघवाल जी के पास है, क्योंकि जिस तरीके से मंत्री रहते हुए उन्होंने लोगों के साथ कनेक्ट रखा है और अपने क्षेत्र के अंदर बराबर दौरे करते रहे। और यहाँ पे भी जिस तरीके से उनके क्षेत्र के लोग जब आते थे तो सभी को उन्होंने मान सम्मान और मिलना जुलना सब रखा। तो निश्चित रूप से इस चीज का उनको मेरे हिसाब से एज जा रहा है। धौलपुर करौली सीट की बात कर लेते हैं। धौलपुर करौली सीट वैसे भी हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इंदु देवी जाटव बीजेपी से उतारी जा रही है, निरंजन जी, और भजन लाल जाटव उतारे गए हैं कांग्रेस से। बीजेपी ने फीमेल कार्ड को इस्तेमाल किया है, और कांग्रेस ने जो 2 बार के विधायक रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत की सरकार में, पहली बार 2014 के उपचुनाव में वैट से जीत भी हासिल की थी, और दूसरी बार 2018 में भी जीते, और 2023 में भले वो विधानसभा हार गए। जातीय समीकरण और मौजूदा जो सियासी हालात है उसमें वो फिट बैठते हैं। तो क्या इंदु देवी जाटव, भजन लाल जाटव, दोनों के बीच में आपको टफ कंपटीशन किसका लग रहा है? देखिए श्रुति जी, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे अगर भजन लाल जाटव की बात करें तो भजन लाल जाटव की जो शुरू से राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और जनता के साथ उनका कनेक्ट रहा है, यहाँ मैं ये मान रहा हूँ कि अगर प्रत्याशी के तौर पे देखें तो प्रत्याशी के तौर पे भजन लाल जाटव यहाँ पे थोड़ा सा भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक सीट के ऊपर, या यूं कहें कि पूरे राजस्थान की 25 सीटों के ऊपर या पूरे देश के अंदर इस समय एक चीज जरूर है, और वो ये है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नाम पे नरेंद्र मोदी जी को चेहरा बना करके और हर जगह कहा जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव है, तो उस लिहाज से देखें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जीतना लग रहा है। लेकिन अगर प्रत्याशियों के तौर पे देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने इंदु जाटव को, और इन्होंने जिस तरीके से भजन लाल जाटव को कांग्रेस ने उतारा है, तो बहुत सोच समझ करके उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से परिश्रम कर रहे हैं, वो भी आपने देखा होगा कि अभी भजन लाल जाटव की जो सभा थी उसके अंदर भी काफी अच्छी भीड़ इकट्ठी हुई, और तमाम जो 36 बिरादरी हैं उनको भी वो साथ में लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या इंदु जाटव के लिए ये है कि जितना परिश्रम भजन लाल जाटव कर पाते हैं उतना परिश्रम शायद इंदु जाटव लोगों के साथ कनेक्ट करके नहीं कर पाती। तो अब यहाँ पे अब देखना है कि भाई जनता किसके पक्ष में जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांग रही है, तो इससे वहां पे चुनाव बड़ा दिलचस्प है, और मैं यहाँ पे 50-50 का चुनाव मान रहा हूँ। ठीक है, झुंझुनू आ जाते हैं। झुंझुनू वो जिला जहां पर ब्रजेंद्र ओला, जो कि आते ही राजनीतिक पृष्ठभूमि से शीशाराम ओला के बेटे रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, खुद ही 4 बार वो जीत चुके हैं झुंझुनू से,
जिसकी अच्छी खासी पकड़ मानी जा रही है, और वहीं पर शुभकरण चौधरी को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। अब बीजेपी ने जाति समीकरण में वो फिट तो बैठ रहा है और सीधा पकड़ भी उनका माना जाता है। तो आप लोगों के हिसाब से निरंजन जी, झुंझुनू कौन जूझ रहा है? देखिए श्रुति जी, निश्चित रूप से झुंझुनू की अगर आप राजनीति के बारे में बात करेंगे तो अभी जैसे 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर आप देखेंगे तो झुंझुनू के अंदर जैसे 7 विधानसभा सीटें आती हैं, और अगर हम उनका सारा का सारा अगर मूल्यांकन करते हैं तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी वहां लगभग 1,40,000 वोटों से पिछड़ती हुई जा रही थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अंदर थोड़ा सा फर्क ये पड़ जाता है कि लोकसभा चुनाव जो है वो केंद्र के लिए होते हैं और नरेंद्र मोदी जी चेहरा है। लेकिन अगर झुंझुनू लोकसभा सीट की बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया, विजेंद्र ओला जी शीशराम ओला जी के बेटे हैं, और शीशराम ओला जी जो टैक्ट यानी कि जो टैक्ट उनका राजनीति का था वो हमने बड़ी बारीकी से देखा। और जब भी वो शीशराम यानी कि जब तक शीशराम ओला जी थी, झुंझुनू सीट शीशराम ओला जी की सीट मानी जाती थी। चाहे वो एनडी तिवारी सीट से खड़े हुए, चाहे वो मतलब जब कांग्रेस टूटी थी तो जब वो कांग्रेस तिवारी कांग्रेस से खड़े हुए तो चुनाव जीते, जब वो कांग्रेस से टिकट लेके आते थे तो चुनाव जीते थे। लगभग आप ये समझ लीजिए शीशराम ओला जी 6-7 बार वहां पे सांसद रहे, और 1-to-1 एक एक आदमी का उनके साथ कनेक्ट था। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने विजेंद्र ओला को वहां से प्रत्याशी बना करके आप ये समझ लीजिए चुनाव को बहुत रोमांचक बनाया। लेकिन अगर हम बात करें अब शुभकरण चौधरी जी की, शुभकरण चौधरी भी उदयपुर वाटी विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं, और इस बार भी जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के अंदर केवल 419 वोटों से शुभकरण चौधरी जी हारे थे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि इस बार विधानसभा के अंदर झुंझुनू से केवल भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली है, नवलगढ़ और खेतड़ी। और नवलगढ़ सीट ऐसी है जो राजकुमार शर्मा की सीट मानी जाती थी। कहा जाता था कि यहाँ से अशोक गहलोत हार सकते हैं लेकिन राजकुमार शर्मा नहीं हार सकते। लेकिन इस बार जिस तरीके से विक्रम सिंह राठौड़ ने वहां से विक्रम सिंह जाखड़ ने वहां एक समझ लीजिए उलट फेर कर दिया। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि झुंझुनू की सीट आज की तारीख में शुभकरण चौधरी जी को वहां पे प्रत्याशी उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने सीट अपने नाम करने का एक तरह का आप ये मान के चलिए वो जाल बना दिया। अदरवाइज अगर कोई प्रत्याशी दूसरा होता तो झुंझुनू सीट निश्चित रूप से विजेंद्र ओला जी की जाती। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो 50-50 है। लेकिन एज वही दोबारा से वही बात बोलूंगा, जिस तरीके से राम मंदिर, नरेंद्र मोदी जी, धारा 370 केंद्र सरकार की जो योजनाएं, तमाम सारी चीजों को देख करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू सीट के ऊपर एज बना के चल रही है। ठीक है, आपको क्या लगता है निरंजन जी, क्योंकि कांग्रेस ने नए चेहरे के तौर पर मौका दिया है कुलदीप इंदौरा को, हालांकि 2018 में चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। देखिए प्रियंका जी, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए श्री गंगानगर सीट जो है वो पंजाब की सीमावर्ती सीट है, और आपने देखा होगा कि वहां पे एक जो सिख समुदाय या ये कहें कि जो किसान आंदोलन था उसके अंदर भी गंगानगर ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। यानी कि पूरे राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का इतना बड़ा प्रभाव नहीं था जितना गंगानगर जिले में था। लेकिन जिस तरीके से और उसके बाद में जिस तरीके से वहां पे एक पंजाब प्राइड का एक समझ लीजिए पंजाब के अंदर वो चीज चल रही है, और पूरे जिसको कहते हैं पंजाबी समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मेरे हिसाब से रुष्ट है, नाराज है। और अभी जैसे जेमिनी जी ने भी चर्चा करी, जिस तरीके से आपने देखा श्री करणपुर सीट चुनावों के बाद में सत्ताधारी दल का उपचुनाव का आप ये समझ लीजिए 15 या 20 दिन के अंदर अंदर उपचुनाव हारना कोई छोटी बात नहीं होती है, और वो भी तब जब वहां के प्रत्याशी को पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। तो इससे ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि वहां किस तरीके से, और वहां पे नाराजगी का केवल एक ही कारण है, और वो है वो पंजाब प्राइड। अब अगर भारतीय जनता पार्टी या प्रियंका बालन उस चीज को साध लेती है तो मेरे हिसाब से ये इतनी चुनौती नहीं तो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गंगानगर सीट ज्यादा चुनौतीपूर्ण है बनिस्बत पूरे राजस्थान की 25 सीटों की बात करें। ठीक है, भरतपुर आ जाता है। मैं रिएक्शन निरंजन सर से इस सीट पे ले लेती हूँ, भरतपुर से, क्योंकि पिछली सर रंजीता कोहली उतरी थी और जीत हासिल की थी। 7 लाख से ज्यादा वोट उनको, और अभिजीत कुमार जाटव को उतारा गया था कांग्रेस की तरफ से। तो भरतपुर का समीकरण क्या कहता है?
ऐसा श्रुति जी, भरतपुर का समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रामस्वरूप कोहली को उन्होंने वहां से चुनाव मैदान में उतारा है, और रामस्वरूप कोहली अपने आप में एक सक्षम उम्मीदवार है। हाँ ठीक है, अभी जैसे जैमिनी जी कह रहे थे उनके ऊपर कुछ आरोप हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से एक तो केंद्र का चुनाव, सबसे बड़ी बात क्या है, ब्रज का क्षेत्र आता है, और एक चीज जैसे अभी जैमिनी जी कह रहे थे, मैं उसी बात के अंदर ये भी जोड़ना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के साथ साथ ये ब्रज क्षेत्र आता है। और इस समय जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अयोध्या का होने के बाद में अब मथुरा और ब्रज की जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कि यहाँ पे एक कॉरिडोर बनने जा रहा है, और अभी जिस तरीके से एक समझ लीजिए पूरा का पूरा एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो धारा बह रही है, कहीं ना कहीं वो भरतपुर के अंदर भरतपुर को भी प्रभावित करती है, क्योंकि 84 कोसी परिक्रमा के अंदर भरतपुर का बहुत बड़ा भूभाग इसके अंदर लगता है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रज क्षेत्र की। तो आप ये मान के चलिए कि, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को भरतपुर जो है मजबूत सीटों में से मानी जाती है, और इस बार ऐसा कोई कारण नहीं लग रहा, चाहे आप कांग्रेस की स्थिति देखें। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी श्रुति जी, वो ये है कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तो दे दिए, लेकिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व और कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं ज्यादा सपोर्टिव नजर नहीं आ रहा है। यानी कि स्थिति ऐसी नजर आ रही है, यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी बहुत बड़ा इफेक्ट चुनाव के ऊपर आ रहा है। यहाँ जहां पे प्रत्याशी अपने आप में बहुत ज्यादा सक्षम और सबल है, वहां वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनौती देते हुए दिखेगा, लेकिन भरतपुर के अंदर मुझे जो संजना जाटव है उसके अंदर उतना सामर्थ्य नजर नहीं आ रहा है। ठीक है निरंजन जी। निश्चित रूप से श्रुति जी, देखिए जैसे जैमिनी जी कह रहे थे, यहाँ तो इनको एक बलि का बकरा चाहिए था, और वो बलि का बकरा इनको प्रताप सिंह खाचरियावास के रूप में इनको मिल गया। और आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए निरंजन जी, सुनील शर्मा अगर टिकट वापस नहीं करते तो भी क्या वन साइडेड ही रहता? निश्चित रूप से श्रुति जी, क्योंकि देखिए सुनील शर्मा स्वयं इस चीज को बता रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, और उसके बाद भी जिस तरीके से टिकट उनका काट करके प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट केवल इसीलिए दिया गया क्योंकि जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, और खाचरियावास स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत के जमाने से ही छात्र राजनीति के अंदर अपना एक बोलबाला रख करके, और जिस तरीके से एक मुखर आवाज राजस्थान की रहे हैं, और जिस तरीके से भी जैमिनी जी बता रहे थे, तो कांग्रेस को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं खाचरियावास कुछ ना कुछ लड़ते हुए दिखेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से जयपुर के अंदर अपना एक वर्चस्व है, और मंजू शर्मा को उन्होंने वहां पे से टिकट दे करके स्वर्ण समाज और सारी चीजों को एक सूत्र में उन्होंने पिरोया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खाचरियावास जी को केवल एक बलि का बकरा बनाना था जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। लेकिन वास्तविकता यही है कि जयपुर शहर जो सीट है उसके अंदर मेरे को नहीं लगता कि कहीं कोई चुनावी फाइट है। वो एक तरफा सीट निश्चित रूप से मेरे हिसाब से बड़ी जीत होकर के जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है निरंजन सर। निश्चित रूप से देखिए श्रुति जी, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 3-4 सीटें हैं ये थोड़ा नहीं अच्छी चुनौतीपूर्ण है, जिसके अंदर नागौर सीट है, चूरू सीट है, और गंगानगर सीट, और इधर मैं अभी जो 6 सीटें डिस्कस की थी, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर और जयपुर शहर, मैं इसका कंक्लूजन चाह रही हूँ सर। बाकी जो बची हुई 6 सीटें वो तो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी समय नहीं है, और कल आधे घंटे का डिस्कशन हम फिर से पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे जी। इसके अंदर मुझे एक तो गंगानगर की सीट ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फंसी हुई सीट है। बाकी झुंझुनू की जो सीट है उसके अंदर भी कांटे की फाइट है, उसके अंदर भी आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी आगे है या कांग्रेस आगे है। लेकिन हाँ, चुनाव बराबर का है, और बाकी की जो सीटें हैं उनके अंदर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एज पे है। और जिस तरीके से भरतपुर की, जयपुर शहर की, और ये जो हमने डिस्कस करी बीकानेर की सीट, यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की कोई चुनौती है। ये सीधी भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकल के जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक एक सीट पर अच्छे खासे बताने के लिए।